In today's class, we are going to understand that what is the political environment and how it is affecting the business in India. Okay, so we all knows that the political environment is the part of किसका part है ये? मैक्रो एनवायरमेंट. मैक्रो एनवायरमेंट वैसा एनवायरमेंट होता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है किसी भी बिजनेस के द्वारा. आई बात समझ में? सो द पॉलिटिकल एनवायरमेंट इज समहाउ इट इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट. ये किसके द्वारा, किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट से रिलेटेड है. जैसे गवर्नमेंट कोई भी नया रूल्स या पॉलिसी लेकर आता है, दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, बट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी कैन मेक, दैट डिसीजन कैन बी टेकन बाय द कंपनी. ठीक है, कंपनी ये डिसीजन ले सकता है कौन टारगेट कस्टमर है, किसको सेल करना है, कितना प्राइस सेट करना है. ऑल these kind of decision can be taken by the business person, company. But if the government is making something, some policies outside, मतलब गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बनाता है तो उसको कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता. किसके द्वारा? बिजनेस के द्वारा. लास्ट के तीनों बच्चे फर्स्ट बेंच में आइए. पॉलिटिकल एनवायरमेंट बेसिकली कौन सा एनवायरमेंट है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? दैट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट एंड दैट इज रिलेटेड विद द चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज. कोई भी नया एक्ट आ जाना, गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी लेकर आया, नया रूल लेकर आना, जीएसटी लेकर आना, ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, बट वी कैन नॉट कंट्रोल इट. तो दैट इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट. आई बात समझ में? अच्छा, अब पॉलिटिकल एनवायरमेंट किस तरीके से इफेक्ट करता है किसको? बिजनेस को. ये अब हम पढ़ेंगे. चलिए, में चूंकि गवर्नमेंट आता है तो गवर्नमेंट, आप लोग को पता होगा कि गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो 3 सेक्टर में बटे हुए हैं. कौन कौन से सेक्टर्स हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. पता है? तो बेसिकली इन तीनों के बारे में भी हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरमेंट, वो सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं. पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्या है पता है? द एनवायरमेंट विच इज बेसिकली अनकंट्रोलेबल बाय द बिजनेस. ठीक है, एंड दैट इज रिलेटेड विद द चेंजेस इन गवर्नमेंट और द या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज. Any aspect related with the government that is affecting the business that comes under the political environment. Politics जिसको हम लोग जानते हैं, I guess clear ही हो गया होगा ये पॉइंट से. चलिए लिखते हैं. Political environment is the part of macro environment. Macro environment आ गया, वैसे ये uncontrollable हो गया. ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट. सेकेंड पॉइंट में लिखिए, पॉलिटिकल एनवायरमेंट इज द स्टेट. स्टेट में लिखना STAT. अब ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी पार्ट होगा इसका. ठीक है, सो पॉलिटिकल एनवायरमेंट इज द स्टेट कॉमा गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन and its institutions, legislation, and the public and private stakeholders. Public and private stakeholders who operate and legislation and the public and private stakeholders who operate and interact with or influence the system. So पॉलिटिकल एनवायरमेंट में वो सारी चीजें आएंगी जैसे स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन. ठीक है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन, यानी अगर कोई भी चीज होगा जिससे बिजनेस को इफेक्ट हो रहा है, जो चीज इंस्टीट्यूशन और सिस्टम से रिलेटेड है, तो वो सारे के सारे किसमें आएंगे? पॉलिटिकल एनवायरमेंट में. क्लियर हो गया? अब पॉलिटिकल एनवायरमेंट अगर आपके कंट्री का बहुत अच्छा है, यानी कि गवर्नमेंट स्टेबल है और कोई भी डिसीजन फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा नहीं लिया जा रहा है, फ्रीक्वेंटली का मतलब समझ रहे, तुरंत रूल्स पॉलिसी चेंज नहीं हो रहा है, तो बिजनेस बहुत सक्सेसफुली आराम से रन करेगा क्योंकि स्टेबिलिटी है.
जहां स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आया या फ्रीक्वेंट या फिर बोल सकते हैं 5, जैसे इंडिया में 5 इयर्स में इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट भी चेंज हो सकता है, तो अगर चेंजेस हुआ तो हमेशा गवर्नमेंट की चेंज के साथ साथ वो नए पॉलिसीज को लेकर आते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, मैंने बताया था कि जैसे ही बीजेपी आया, बीजेपी हमारे इंडिया में आया, वैसे ही जो 5 इयर्स इकोनॉमिक प्लान हो रहे थे वो बंद होकर के 3 ईयर फास्ट ट्रैक प्लान स्टार्ट हो गए। सो द पॉलिसीज वाज चेंज्ड, so that is also basically influencing the businesses. तो in short we can say कि political atmosphere का रहना, अच्छा रहना बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री में बिजनेस को रन करने के लिए। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपका बोल सकते हैं ना रोल चेंज होते रहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, लैक ऑफ स्टेबिलिटी का नतीजा होगा, बिजनेस पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी. If the stability will be there in the government scenario, in the political scenario, then the business will also earn profit and the GDP of the country will be increased. Clear हो गई बात, समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेशन. टैक्सेशन सेकेंड एलिमेंट या फैक्टर है, दैट इज टैक्सेशन. अच्छा, टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन क्यों होता है? टैक्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, जिससे गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है, बिल्कुल सही. और ये क्यों जाता है? फॉर द सोशल वेलफेयर. लाइक गवर्नमेंट हैव बजट, आपको पता है हर साल बजट आता है हमारी कंट्री में. ठीक है, तो बजट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के जितने सेक्टर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना, मनी को अलॉट करना. ठीक है, अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो. ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गया यहाँ पर? तो टैक्स का मतलब क्या होता है? मेन रीजन होता है सोशल वेलफेयर, और कंट्री का जो है एक ट्रेजरी आना, कंट्री के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? टैक्स. ठीक है, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें भी कई बार बजट में भी चेंजेस आते हैं, जैसे स्लैब रेट्स चेंज हो जाता है. ठीक है, जीएसटी आया 2017 में, वो तो बहुत मेजर चेंज था, हुआ ना? तो यहाँ पर जो टैक्सेशन है, दैट आल्सो कम्स अंडर द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स में क्या करता है? टैक्स और बजट वगैरह बनाता है. ठीक है, और कंपनीज को कई बार मोटिवेट करता है, कई बार टैक्सेशन कुछ इंडस्ट्रीज के लिए लो भी कर दिया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, है ना? सो टैक्सेशन पॉलिसी इज मेड फॉर द बोल सकते हैं गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स है, और साथ साथ में टैक्स जो है दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सिटीजन हु इज अर्निंग अकॉर्डिंग टू द, और जो स्लैब्स में आते हैं उनको टैक्स देना होता है. ठीक है, so not only individual have to pay the tax but the companies and industries have to pay the tax. True. So अगर आपने टैक्स में कोई भी चेंजेस किया, अगर आपने बेनिफिट के लिए किया तो ऑब्वियसली आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कई बार अगर टैक्स काफी इंक्रीज करने के बाद इससे क्या होता है, इसका एडवर्स इफेक्ट भी इंडस्ट्रीज पे पड़ता है कि वो डीमोटिवेट होते हैं प्रोडक्शन के लिए. सो हमेशा टैक्सेशन में भी चेंजेस, दैट इज ऑल्सो इफेक्टिंग द बिजनेस. क्लियर? Next one is foreign policies. Foreign policies. Foreign policies. Foreign policies. अच्छा, हम लोगों ने एलपीजी तो पढ़ ही लिया है, तो चूंकि अब एलपीजी के बाद आई गेस एवरीवन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया. लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का स्कोप है इंडिया में. अब फॉरेन बहुत सारी कंपनीज एस्टैब्लिश्ड हैं, फूड कोर्ट से लेकर के छोटे मोटे रिटेलर तक भी बहुत सारे फॉरेन कंपनीज के ही पार्ट है ना? तो इन शॉर्ट हमारी इंडिया का अगर फॉरेन पॉलिसीज जो होता है, फॉरेन पॉलिसीज कौन बनाता है? फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो बनाती है. तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है दैट इज मेकिंग द, दैट शुड का मतलब होता है चाहिए. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को क्या चाहिए? बेसिकली बैलेंस करना किसके बीच में? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बीच में एंड ग्रोथ के बीच में. ठीक है, अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? इफ देयर इज नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन दैट सिचुएशन आपके इंडिया में, हमारे इंडिया में भी हो सकता है कि टेक्निकल ग्रोथ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए. टेक्निकल ग्रोथ में प्रॉब्लम मतलब टेक्नोलॉजिकल अगर एक्सचेंज नहीं होगा टेक्नोलॉजी, तो टेक्निकल एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है ना? सो टेक्निकल नॉलेज की भी कमी हो सकती है इंडिया में, फिर इश्यूज हो सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. इसीलिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इनफ्लो करवाओगे तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है एक्सट्रीम अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो?
ऐसे सिचुएशन में जो आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं या फिर जो इंटरनल जो कंट्री में मैन्युफैक्चरर्स हैं वो compete नहीं कर पाएंगे और वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि देयर शुड बी द बैलेंस ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट एडवर्सली इफेक्ट ना करे हमारे कंट्री के खुद के डोमेस्टिक प्लेयर्स को, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्या पहली तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा टैक्सेशन रूल्स रेगुलेशन आप प्रॉपर्ली बनाइए, और तीसरा फॉरेन पॉलिसीज रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बन रही है, फॉरेन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती है वो गवर्नमेंट ही बनाती है। मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका है ना फॉरेन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, ठीक है, एक होम मिनिस्ट्री होता है आपका, एक्सटर्नल अफेयर्स जो है फॉरेन जो भी रिलेटेड फॉरेन पॉलिसीज है वो बनाती है। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के? पहला है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पहला एग्जांपल है कि जो टैक्स रेट है वो डिसाइड करेगा, टैक्स रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट इंपैक्ट्स द डिफरेंट फर्म। अब इसका इंपैक्ट मैं सबसे ज्यादा बताती हूँ कहाँ हुआ है। वैसे जो लोकल आपके फायदा भी है अगर आप देखा जाए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, तो हर बार एनवायरनमेंट का जो चेंज हो रहा है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इसका नुकसान नहीं है, कई बार प्रॉफिट भी होता है। जैसे टैक्स रिडक्शन कई बार गवर्नमेंट कर देती है तो इससे बेनिफिट भी है बिजनेसेस को, है ना। कई बार जो आपका बोल सकते हैं ना कि कुछ इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज भी देती है, वो भी बेनिफिट है गवर्नमेंट का। उसके अलावा आपके टैक्सेशन रिलीफ हो गया, कई बार ऐसी फॉरेन पॉलिसीज बनती है जिससे आपका एक्सपोर्ट का काम बढ़ जाता है, तो ये भी बेनिफिट है। तो ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस ही है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, लेकिन हाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर कोई भी अस्थिरता यानी इनस्टेबिलिटी आएगा तो देन दैट विल गोइंग टू इफेक्ट योर बिजनेस, ठीक है। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो समझ गए, अब गवर्नमेंट किस तरीके से चल रहा है हमारे कंट्री में वो पढ़ते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट किस तरीके से चलते हैं वो पढ़ते हैं। और सबसे पहले मैंने क्या बोला था, लेजिस्लेचर, क्या बताया था मैंने? ठीक है, तो अब लेजिस्लेचर जो है जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, यानी पावर को तीन पार्ट में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यानी तीन ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट के। कितने ब्रांचेस है गवर्नमेंट के? तीन ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन एंड अगेन, व्हाई? ताकि लर्न रहे आप लोगों को। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेजिस्लेचर क्या है, तो लेजिस्लेचर आपका पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, पता है सबको लोकसभा राज्यसभा, तो विद हाँ, और आपके कुछ स्टेट बेस्ड भी लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है, जिनको एमपी आप लोगों ने सुना होगा ना, मेंबर ऑफ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, थोड़ा सा और इसकी स्टोरी जानने के लिए थोड़ा सा अच्छे से मैं बताती हूँ कि लेजिस्लेचर क्या है। तो लेजिस्लेचर इज द ऑफ द यूनियन, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन यानी सेंट्रल की बात हो रहा है, विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट। क्या है वो? पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस होता है इसमें, और प्रेसिडेंट। और आपको बता दूं मैं कि कोई भी बिल जो होता है वो लेजिस्लेचर से ही पास होता है, पता है ये चीज? पता है ना, यानी पार्लियामेंट से पास होता है कोई भी बिल। जैसे मान लो कि आपका जीएसटी बिल आया, बिल वो तब तक है जब तक वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ इसका मतलब है कि वो लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो जीएसटी बिल आया, फिर जीएसटी बिल को जब दोनों सभा में पास कर दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में कौन होते हैं? आपके आम नागरिक, नागरिक जो लोकसभा में होंगे जो आम नागरिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आम नागरिक यानी कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। राज्यसभा में कौन होता है आपका? स्टेट गवर्नमेंट के सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स, राज्यसभा। एंड फाइनली वो किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास, और वो बिल कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में। याद है? समझ में आ गया? तो अब लेजिस्लेचर क्या है यूनियन का, जिसको ये पार्लियामेंट है, इसमें प्रेसिडेंट होते हैं और दो हाउसेस होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिनको हम कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कौन है? राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसीलिए इसमें कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। एंड द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, ठीक है। हर एक हाउस जो है वो मीट करता है, एक दूसरे मिलता है 6 मंथ में, ठीक है। 6 महीना में क्या होता है? मीटिंग होता है, ठीक है। और एक ज्वाइंट सिटिंग भी होता है दोनों हाउसेस का, मतलब ज्वाइंट सिटिंग यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों भी है, कई बार वो एक साथ बैठते हैं फॉर सर्टेन केसेस में। अब राज्यसभा क्या है?
राज्यसभा जो है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट राज्यसभा में कितने मेंबर्स होंगे 250 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होंगे 250 मेंबर्स होंगे, ऑफ विच जिसमें से 12 मेंबर्स को कौन लेकर आता है, नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राज्यसभा जो है इसमें 250 मेंबर्स है, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो है वो हायर करते हैं यानी नॉमिनेट करते हैं। अब इनका मेन क्या काम होता है, यानी राज्यसभा क्या काम करती है, दे आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रैक्टिकल मैटर्स। प्रैक्टिकल मैटर्स के बारे में बातें होती हैं, जैसे लिटरेचर के बारे में, साइंस के बारे में, आर्ट के बारे में, सोशल सर्विस के बारे में, इन सब के बारे में बात होती है। और साथ साथ में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को। यूनियन टेरिटरीज किसके अंडर में आता है, सेंट्रल या स्टेट, सेंट्रल। ठीक है, तो यहाँ इलेक्शन होता है राज्यसभा में और अपना इसके हिसाब से यहाँ की सीट्स जो है वो फुल की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया आपका लोकसभा। लोकसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, लोकसभा में वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको इलेक्शन के द्वारा लाया गया है। यानी कि अभी लोकसभा में हैं, लेकिन लोकसभा का याद रखना कि ये कंपोज करता है उन रिप्रेजेंटेटिव को जिनको लोगों ने चूज किया है। किसने चूज किया है, लोगों ने चूज किया है। डायरेक्ट किसके थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू, यानी जो 18+ वालों को राइट्स है उनके थ्रू इनको सिलेक्ट किया गया है। मैक्सिमम जिसमें स्ट्रेंथ है वो कितना है 552 कितने टोटल मेंबर्स होंगे 552, जिसमें से 530 मेंबर्स स्टेट्स को, मतलब 530 मेंबर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स आपका राज्यसभा है, और 20 यूनियन टेरिटरीज को करेंगे। ठीक है, और इसमें से 2 मेंबर हो सकते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का हो, जिसको नॉमिनेट किया हो प्रेसिडेंट ने। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन है, जो ब्रिटिश और इंडियंस जो हैं उनके जो बच्चे, जिनको हम एंग्लो कम्युनिटी बोलते हैं, एंग्लो इंडियन। ठीक है, वो कम्युनिटी के भी 2 लोग अगर होंगे तो ठीक है, 2 लोग, और उनको नॉमिनेट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा और जो आप बोल सकते हैं पार्लियामेंट जो है, और इसमें प्रेसिडेंट, ये जो है ये लेजिस्लेचर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, लेजिस्लेचर को। दीज आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, राइट। अब नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन और फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, तो आई गेस बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। नेक्स्ट, अब लेजिस्लेचर क्या है ये तो थोड़ा समझ में आया। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव क्या है, तो एग्जीक्यूटिव इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होंगे, लेजिस्लेचर के हेड प्रेसिडेंट। ठीक है, और आपके इसके एग्जीक्यूटिव के प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, और साथ साथ में किसी मामले में प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स भी होंगे। अच्छा, गवर्नर्स को कौन इलेक्ट करता है हर एक स्टेट के लिए, प्रेसिडेंट। चलिए, जुडिशरी क्या करता है, इट इज वर्क लाइक अ वॉचडॉग ऑफ अ डेमोक्रेसी। यानी जुडिशरी में आपका किसके बारे में बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट होगा, इसमें हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो जुडिशरी जो है वो एक ऐसा ब्रांच है गवर्नमेंट का जो इंटरप्रेट करेगा किसको, लॉ को, किसको, कानून को इंटरप्रेट करेगा, सेटल करेगा डिस्प्यूट्स को, और साथ साथ में एडमिनिस्टर करेगा जस्टिस सारे के सारे सिटीजन्स के लिए। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आया, क्लियर हो गया, यहां तक पॉइंट समझ में आया। अब पर्पस क्या है ये सेपरेशन का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर, exactly, they all are basically liable for giving the answer to each and every organs। जो भी 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, 3 पार्ट हैं, वो एक दूसरे को लाइबल है, वो तीनों का बराबर ऑथोरिटी। क्लियर होगी बात, और तीनों अपना ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेचर इंटरप्रिटेट नहीं करेगा, उसको इंटरवेन नहीं करेगा। इंटरवेन करने का मतलब उनको इंटरफेयर नहीं करेगा। आई बात समझ में, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये इसलिए भी जरूरी है ताकि अपने अपने एरियाज में हम प्रॉपरली क्या कर पाए, वर्क कर पाए। ठीक, ओके। लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या होता है, राइट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाते हैं, मेक लॉज, इसीलिए सारे एक्ट जो भी हैं वो लेजिस्लेचर के थ्रू ही बनते हैं।
जितने भी लॉज आते हैं वो लेजिस्लेचर के थ्रू ही बनते हैं। जो मैंने बताया भी था कि पहले कोई बिल होता है, बिल को पास किया जाता है दोनों सभा में, लोकसभा एंड राज्यसभा, 2 हाउसेस में पास होता है। फाइनली उसमें कंसेंट मिलता है प्रेसिडेंट का एंड फिर वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो लागू हो जाता है। ठीक है, तो द लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, लॉ बनाता है। ठीक है, सेकेंड जो है जुडिशरी क्या करता है? हाँ ठीक है, शॉर्टकट में लिखो। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उस फंक्शंस को इन्फोर्स करता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? अच्छा एक बात बताओ, तो लेजिस्लेचर क्या होता है? समझ में आया, लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है उन लॉज को। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज ये कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। इसीलिए यूपीएससी क्लियर करके जो आईएएस होते हैं दे कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द जुडिशियल। अब जुडिशियल क्या करता है? दे बेसिकली सी, जुडिशियल क्या करता है? वो अप्लाई करता है वो सारे लॉज को, वो ध्यान देता है कि सारे लॉज प्रॉपरली अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं कंट्री में। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज होता है तो ऐसे सिचुएशन में सॉल्व कौन करता है? जुडिशरी, यानी कि हमारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है और जुडिशरी उसको अप्लाई करता है। और अगर लॉ को किसी ने तोड़ा, ब्रीच करना मतलब तोड़ना, जब आप लोगों ने लॉ पढ़ा होगा, लॉ पढ़ा है कि नहीं? बिजनेस लॉ या कोई भी टाइप का लॉ नहीं पढ़ा है तो उसमें एक टर्म आता है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि अगर किसी ने उस लॉ को तोड़ा, उल्लंघन किया, तो वैसे सिचुएशन में हु इज गोइंग टू टेक द एक्शन? जुडिशियल। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी जितने भी आपके न्यायालय हैं, जो आपके कोर्ट्स हैं, वो सारे आपके उसमें ही आएंगे, न्यायालय जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, व्हाट आर द बेसिकली बिजनेस जो है, बिजनेस के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट। सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट किसके थ्रू रन होता है। ये तो 3 इसके पावर, मतलब 3 ऑर्गन्स हो गए जिसमें इन्होंने पावर क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। हर एक कंट्री का एक चार्टर होता है और हमारी कंट्री का चार्टर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। नो डाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स वैसे राइट्स हैं जो आम नागरिक को मिले हुए राइट्स हैं। ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट्स आए दिन कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। 101st जो अमेंडमेंट है वो हुआ था जीएसटी को लेकर के, 101st। ठीक है, तो अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। तो हमारे कंट्री में कोई भी जो चेंजेस, कुछ भी अगर लॉ को लाना है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में है, तो हम क्या करते हैं, कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, यानी बदलाव लाते हैं। बदलाव लाना और उसको हटा देना, दोनों में डिफरेंस है। तो कभी भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो, आप उसको बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया बात? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द चार्टर ऑफ आवर कंट्री थ्रू विच द गवर्नमेंट इज रन। क्लियर हो गई बात? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की चीजें आप नहीं कर सकते हो until and unless you are amending the constitution। ठीक है, जैसे अभी आप लोग को एक टर्म पता होगा जो मैं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू गवर्नमेंट। अच्छा, बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू नो हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? वेरी गुड, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू द गवर्नमेंट सेम ही है कि गवर्नमेंट के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट के लिए मतलब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। द टर्म इज, बोथ टर्म इज सेम। तो पहला तो लिखिए, क्या एक बिजनेस को कैसे गवर्नमेंट के हिसाब से चलना चाहिए, या गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस का। तो कभी भी बिजनेस को आप सेटअप कीजिएगा वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से कीजिएगा। किसके हिसाब से कीजिएगा? गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से, यानी गवर्नमेंट ने जो भी चीजें प्रेस्क्राइब की है, जैसे कंपनी के लिए भी गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है ना जो भी चीजें,
वो सारे के सारे टर्म्स को आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज लिखिए, टू सेट अप बिजनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड गवर्नमेंट में पहला पॉइंट लिखिए, टू सेट अप बिजनेस एज पर गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट, एज पर गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने जो भी इशू किया है गाइडलाइंस, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को सेटअप करना है। सेकंड क्या करना है, टू इंश्योर द रेगुलरिटी, टू इंश्योर द रेगुलरिटी एंड ऑनेस्टी इन पेमेंट ऑफ फीस, honesty in payment of fees, duties and taxes, to ensure regularity and honesty in the payment of fees, duties and taxes। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बीइंग अ बिजनेस पर्सन, और आप अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फीस या टैक्सेस ड्यूटीज जो भी लिया जा रहा है उसको आप रेगुलरली फुलफिल करते रहें। ठीक है, सेटअप कीजिए गवर्नमेंट के गाइडलाइन से। सेकंड कि आप उनको टैक्सेस वगैरह जो भी आपके बिजनेस के ऊपर लगाया गया है या लगेगा वो भी रेगुलरली पेमेंट करते रहिए। ठीक है, थर्ड क्या है, पॉल्यूशन नॉर्म्स पे कंट्रोल रखिए, यानी टू फॉलो द पॉल्यूशन कंट्रोल, टू फॉलो पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, फॉलो पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रूल्स। नॉर्म्स सेट अप बाय द गवर्नमेंट, सेट अप बाय द गवर्नमेंट, सेट अप बाय द गवर्नमेंट, टू फॉलो पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स सेट अप बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी चीज सेटअप किया गया है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है कंट्री में, तो वो उसने जो भी बोला है, जो भी आपके लिए इंश्योर किया है कि आप इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो इसको भी इंश्योर कौन करेगा, बिजनेस। तो बिजनेस की भी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के लिए। तो यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये मैंने 3 पॉइंट कराया, इसमें मल्टीपल पॉइंट्स हैं, तो इसके आगे की जो भी पॉइंट्स हैं हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक, किसी को भी कोई डाउट है? ओके, सी यू ऑल।